ये मोदी जी के आगे कोई भी नहीं है और दूर दूर तक नहीं टिकता है। तो केजरीवाल जो है ना कट्टर ईमानदार अपने आप को खुद कह रहा है। मनीष सिसोदिया भी कहता है हमारे पास फोन आया, अगर आया तो वो नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज करता। बच्चों को 1:30 बजे तपती दोपहरी है, उनके लिए बस स्टैंड नहीं है। क्लास बनाया और इतने सारे नए बच्चे आए, टीचर कितने बड़े, नया बनाना वो करना, उसमें तो आपको कमीशन मिल रहा है। इस बार तो सरकार यहाँ से केजरीवाल जी की बदलेगी, साफ सुथरी बात है। देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है सबको रोजगार देना। इस समय गैस का रेट 75 रुपये कुछ पैसे हैं, हमारा रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। दिल्ली में लगातार इस बात का सुगबुगाहट तेज है कि पीएम चेहरा कौन होगा। इसी को लेकर केजरीवाल भी लगातार हुंकार भर रहे हैं और नीतीश कुमार तो कह ही रहे हैं कि हमारे डीएनए में ही पीएम पद लिखा है। और केसीआर भी आए थे जब उनसे मिलने, तो खींचतान पीएम के चेहरे को लेकर मची थी। लेकिन अब आज हम कनॉट प्लेस में और ये जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि ये दिल्ली की आम जनता क्या सोचती है, पीएम 2024 में कौन होना चाहिए। और इसी को बात करने के लिए हमारे साथ सर, दिल्ली में या देश में एक जो नैरेटिव चल रहा है कि मोदी के खिलाफ एक ऐसा विपक्ष का चेहरा होना चाहिए जो मोदी को टक्कर दे सके। केजरीवाल कट्टर ईमानदार की जो परिभाषा बनाकर, परिपाटी बनाकर जो जनता के बीच में जा रहे हैं, उसे आप कहाँ तक देखते हैं? देखो केजरीवाल जो है ना कट्टर ईमानदार अपने आप को खुद कह रहा है और कोई नहीं कह रहा है। वो तो ये भी कह रहा है जी मेरे एमएलए को ख़रीदने की कोशिश करी है 20-20 करोड़ रुपए दे के। कितने 40 एमएलए 80-800 करोड़ रुपए एमएलए को ख़रीदने की कोशिश करी है। वो कहते हैं फ़ोन आए हैं। मनीष सिसोदिया भी कहता है हमारे पास फ़ोन आया, अगर आया तो वो नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज़ करता, फ़ोन नंबर क्यों नहीं देता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है और हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, चाहे जो हो जाए, हम तो बस एकदम अन्ना के रास्ते और गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं। बताओ अन्ना के रास्ते में क्या चल रहा है। अन्ना ने खुद चिट्ठी लिखी है अभी 2 दिन पहले। वो कह रहा है तुम्हारी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, तुम सत्ता के नशे में इतने डूब गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं है। शराब की जो नीति जो पहले लाया था, आबकारी नीति, कहता उससे तुम लोगों के घर बर्बाद कर रहे थे। और तुम मेरे को ये बताओ अन्ना ने क्या कहा। अन्ना ने कहा तुम अपने जो एक हमारा ऐतिहासिक मुद्दा था उससे तो भटक गए हो। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार ये कह रही है कि दिल्ली में हमने शराब नीति को वापस लेकर और आज कल ठेके बंद हो गए, उसके बाद ये मैसेज देने की कोशिश की कि जो शराब को लेकर थी हमारी सरकार की नीति, उससे हम साफ तौर पर सीधे चल रहे हैं और एकदम ठीक ठाक चल रहे हैं। शराब की नीति जो है उसने क्यों चेंज करेगा, इतना वो दूध का धुला हुआ था, इतना वो था, तो शराब की नीति वापस नहीं लेने कहते भाई हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम तो नहीं लेते। अगर हमने कुछ स्कैम किया है तो पॉलिसी स्कैम से क्यों भटक रहा है। अब उसके कोई मुद्दा पूछते हैं, उससे कोई बात क्वेश्चन रेज करते हैं असेंबली में, तो वो कहता है नहीं, वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो पॉलिसी स्कैम से दूसरी तरफ ले जाता है। हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश करिए, अभी तक उसने कोई फ़ोन नंबर या कोई रिवील नहीं किया। और वो है ना, जब ऐसे करता है ना तो अपने मुंह पे वो खुद ही थप्पड़ मारा है एक तरह से। आपको पता है 2013 में क्या हुआ था, 35 एमएलए मतलब बीजेपी मतलब हंग असेंबली आई थी, किसी का बहुमत नहीं आया था। 2013 में उसका एक विधायक था, नेता परमीत सिंह कतियाल, उसी को पैसे 2 सिम कार्ड देता है और कहता है तुम ना बॉर्डर के आसपास चाय की दुकान से फ़ोन कर देना। हाँ जी, मैं नितिन गडकरी के ऑफिस से बोल रहा हूँ, जेटली के ऑफिस से बोल रहा हूँ, हमें है ना आपके बंदों को 5-5 लाख रुपए देंगे, आप हमारी पार्टी में शामिल आ जाइए। 5-5 लाख रुपए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी सर ने कहा कि पहले भी लगातार केजरीवाल की आदत रही है कि पहले लोगों पे एलिगेशन लगा दो, उसके बाद माफ़ी मांग लो। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश कि 2024 में पीएम पद के लेकर जो केजरीवाल और समूचा विपक्ष कह रहा है कि एक पीएम चेहरा होना चाहिए, लेकिन अभी भी कोई चेहरा है नहीं, उसको लेकर आप कहाँ तक देखते हैं, कौन हो सकता है कि पीएम हो? देखिए, जो आपने पीएम की बात की, अच्छा दिल्ली का अच्छा सीएम तो बनने पहले जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ इनकी शिक्षा नीति अच्छी है, मान लेता हूँ, और उसमें व्यवस्था शिक्षा अच्छी है। उसके अलावा कोई भी, और ये मुख्यमंत्री आप उनको इतना कट्टर ईमानदार कहता है, मैं इनसे 5 पूछता हूँ, इन्होंने 5 कौन सी अच्छी सुविधा दिल्ली को दी है, युवाओं को किसको कितना रोजगार दिया है, कहीं शिक्षा भर्ती की है, कहीं प्रिंसिपल लगाए हैं, कहीं पे उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया है, कहीं पे रेवेन्यू, कभी नया फ्लाईओवर, नई मेट्रो, नया बस अड्डा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो लगातार जो फ्लाईओवर बनाया, अभी कुछ दिन पहले ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि जो नया फ्लाईओवर बनाया है उसको लेकर अब सब कुछ जो है हमने ठीक कर दिया और दिल्ली एकदम चमा रही है, चकचकाती चल रही है। आपकी बात ठीक है, उन्होंने एक जो शीला दीक्षित के टाइम में वो रह गया था, उसको बना के उन्होंने वाई लूटी है। उसके अलावा
जितनी भी ये देश की जनता है, दिल्ली एक देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है सबको रोजगार देना। हम दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रोजगार कितने दिए, हम किसी बात नहीं, प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं। उसने आज तक ये नहीं कहा कि मोदी जी ने ये तो नहीं, केजरीवाल जी दिल्ली में ये नहीं करने दे रहे। ये हमेशा केजरीवाल जी मोदी पर उंगली उठाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, केजरीवाल तो ये कहते हैं हमारे पास तो बस लैंड और पानी की सुविधा की चीजें हैं, उसके पास हमारे पास ना पुलिस है ना कुछ है। नहीं, आप सुन, मैं ये भाई जितने सारे जवाब देंगे आपको। मैं आपको बता दूं, सन 93 में एक बारी बीजेपी सरकार बनी थी और मेरे गांव में स्कूल नहीं था, और मैं मीडिया के द्वारा बता रहा हूँ, सन 93 में सरकार थी, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री दिल्ली के। मेरे गांव बरवाला में स्कूल नहीं था, हमारे एक गांव के बच्चे के साथ पड़ोसी स्कूल था, पलासपुर में स्कूल था, वहाँ पे ट्रेजेडी हो गई। हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, और जब जाके हमारे गांव में स्कूल बना। स्कूल कैसे बना सुन लो, टेम्पररी स्कूल बना, टेंट में, पानी नहीं था, और जो इनकी मंशा ने 500 स्कूल की। मेरा स्कूल है, मैं आपको कहना मीडिया में आपकी इजाज़त हो पूरा रिकॉर्ड दूं, इतनी घास है। आप जाके मीडिया वाले यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, आप दिल्ली के देहात में जाएं, बच्चों को 1:30 बजे, तपती दोपहरी है, जेठ का महीना, तपती दोपहरी होते हैं, स्कूल के लिए होते हैं, उनके लिए बस स्टैंड नहीं है। किस बात मॉडल की बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं हम, मैंने कहते शिक्षा मॉडल। लेकिन लगातार एक बात बताइए, लगातार ये सरकार कह रही है कि हम बसों को खरीदें। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो 2024 में लेकर जो प्रधानमंत्री का एक पूरा समूचा विपक्ष है, वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री केजरीवाल भी अपनी राग अलाप रहे हैं, ममता बनर्जी अलग चाल चले जा रही हैं, और अब नीतीश कुमार भी इस खेमे में शामिल हो गए। और अभी कल केसीआर आए थे, लेकिन जिस तरह से चल रहा है कि नीतीश कुमार भी अपने आप को, आप कहाँ तक देखते हैं कि मोदी के सामने कौन ऐसा चेहरा है जो 2024 में टक्कर दे पाएगा? देखिए भाई, भारत एक स्वतंत्र देश है, हर किसी बंदे को अपना पक्ष, अपनी बातें रखने का हर पार्टी को लगता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हर कोई देख सकता है। मैं तो बहुत सारे सभी को शुभकामनाएं दूंगा, अगर नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी अगर प्रधानमंत्री बन सके। प्रधानमंत्री बनना बहुत आसान नहीं, अगर चलो बन भी जाते उसके बाद काम करने का। प्रधानमंत्री पूरा देश को कंट्रोल करता है, लेकिन कभी भी किसी पार्टी का जो MLA है, MP है, MP अपने क्षेत्र का प्रधानमंत्री है। एक स्कूल, अपने जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, अपने स्कूल का लीडर होता है। मैं किसी में कमियां नहीं निकालूंगा, कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन जहां पे अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भाई हमें एक सोसाइटी और देश के बदलाव के लिए आए हुए थे, मुझे बुरा लगता है जब मैं हम लोग उनकी कमियां गिनाते हैं। अभी भी मैं कहता हूँ कि देश हित में आप आइए, और ये राजनीति आप कह रहे थे ना कि हम दूसरों से हटके हैं, तो जिस टाइम पे आपने शराब नीति अपनाई, कोरोना के टाइम पे दवाई नीति होनी चाहिए थी, दवाई एक दवाई मुफ्त मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने शराब नीति निकाली है। मैं उस पर भी नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि हाँ मैं अंदर के बोलूँगा कि जितना आपने ठेके बनाए हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा इनकम है। सिंपल सी बात है, अरविंद केजरीवाल की कोशिश अच्छी थी कि हम 500 स्कूल बनवाएंगे, वो उस बंदे को उतना हेल्प नहीं मिला या जो भी है वो स्कूल नहीं बना पाए। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने 6,000 स्कूल क्लास बनाने की बात करी, जिसमें से 4,500 के आसपास उन्होंने क्लास बनाया है। लेकिन जब क्लास बनाया और इतने सारे नए बच्चे आए, टीचर कितने बढ़े, बिल्डिंग नया बनाना, वो करना, उसमें तो आपको कमीशन मिल रहा है। लेकिन लगातार केजरीवाल कहते हैं कि हम तो शिक्षक भर्ती निकाल दें। केजरीवाल हमेशा एक LG उस पर रोक लगा देते। ये कहने वाली बात है भाई, LG साहब ने क्या यमुना साफ करूंगा, आप वीडियो उठा के देख लो। आप 2015 में कहा था, 2014 में कहा था कि मैं 5 साल के अंदर बढ़ा दूंगा। जो बंदा हर साल कहता है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं हर 5 साल में, तो यमुना का कौन सा अरविंद केजरीवाल किसने रोका हुआ है? तो कह रहे कि हम छठ से जब छठ आती है उससे पहले 100 करोड़ रुपए फूंक देते हैं कि यमुना को साफ करने को। लेकिन यमुना एक अलग विषय है। लेकिन अलग क्यों विषय, कौन उसमें आ रहा है? लगातार वो तो कह रहे हैं कि जो यमुना को साफ करने में हमने 100 करोड़ लगा दिए, लेकिन वो फिर कैसे कह रहे हैं कि मैं 5 साल में बदल दूंगा, आप सब पिकनिक बनाना, ये क्यों बोल रहे हैं? एक मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल को वोट दूं, मैं खुद चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को मैं प्रधानमंत्री के रूप में देखूं। सिर्फ एक मुद्दे पे तो नहीं हो सकता है ना, बहुत सारा मुद्दा हो सकता है। आपका डिफेंस की नीति क्या है? आप कुछ दिन पहले तक तो आप सैनिक जो कुछ अटैक करते थे, आप उसका प्रूफ मांगते थे। आप उनका पिछला रिकॉर्ड देखो, वो आपके JNU के साथ खड़े होते थे। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर वाकई में आपको प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री के साथ धर्म, जात पात, बिहार यूपी से उठ के करना पड़ेगा। जब हॉस्पिटल की बात आई तो इन्होंने क्या कहा था कि यूपी पंजाब के लोग दिल्ली में, अरे भाई दिल्ली किसी के बाप का थोड़ी है,
दिल्ली तो एक यूटिलिटी है। आप सीएम बने हो, जब आपको दवाई पर डिस्काउंट मिलता है कौन देता है? सेंट्रल सरकार देती है। लेकिन ये तो सेंटर सरकार देती है। लेकिन लगातार देखिए कि लोगों की अपनी अपनी मांग है। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो 2024 में किसे प्रधानमंत्री के, क्योंकि राहुल भी हैं इस कगार में, और राहुल तो लगातार कह रहे हैं और गांधी फैमिली यही कह रही है कि राहुल में वो सारे गुण हैं और हमारे यहाँ तो जेनेटिक ही प्रधानमंत्री बनते आए हैं। उनसे जानने की कोशिश की वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। मैं पहले भाई का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी आप 5 साल का समय मांगते हैं डेवलप करने के लिए दिल्ली को या देश को, जो भी बात कर रहे हैं। ये बात तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कांग्रेस को 60 साल दिए, आप मुझे 60 महीने दो। 8 साल हो गए, कितने महीने आप कैलकुलेट कर लो। देखिए हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, 5 साल काफ़ी नहीं है, समय लगता है। आप अगर फैक्ट पे बात करेंगे, कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, कांग्रेस का इतिहास कितना जानते हैं? आज देश में जो डेवलपमेंट हुआ है, इसरो की जो स्थापना है, जिस पूरी दुनिया में डंका बजता है भारत का, जो डेवलप कंट्री है उनके सैटेलाइट भी भारत लॉन्च करता है। तो वो इसरो बनाने वाले कौन थे? नेहरू जी थे। आप बुला दोगे उसको? जो राकेश शर्मा थे, ये क्या मतलब? ये विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं कि कौन किसने क्या किया। मोदी की अपनी अलग उपलब्धियां हैं और मोदी की अलग उपलब्धियां हैं और जो केजरीवाल हैं और ये सब की हैं उनकी अलग अलग उपलब्धि है। लेकिन सवाल ये कि 2024 में क्या समूचा विपक्ष जो है वो लामबंद हो पाएगा? क्योंकि हर चुनाव से पहले विपक्ष बिखर जाता है। चाहे आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप जो भी उदाहरण उठा लीजिए, हमेशा विपक्ष बिखर जाता है और राष्ट्रपति के चुनाव में देखने को मिला। लेकिन क्या वही में सवाल है कि क्या समूचा विपक्ष जो है 2024 में लामबंद होगा? देखिए जिस तरह से मीटिंगें हो रही हैं, केसीआर मीटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार और कांग्रेस में जो हलचल देखने को मिल रही है, अब लग रहा है कि विपक्ष अब एकजुट हो जाएगी। जिस तरह ईडी और सीबीआई की छापे लग रहे हैं खासतौर से विपक्ष के लोगों पर, अब वो सब पीड़ित हैं विपक्ष वाले सीबीआई और ईडी से। देखिए चोर एक तरफ तो नहीं हो सकते ना। आप अगर एक पैमाना बनाइए निष्पक्षता वाला, चोर इधर हो या उधर हो उसको पकड़ना चाहिए, इसके कोई खिलाफ नहीं है। नहीं, मैं लोकतंत्र का यहाँ समूह एक मिनट देखिए अपनी एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप, एक मिनट आप। लेकिन देखिए यही तो दुर्भाग्य है। लेकिन एक मिनट शांत हो जाइए। सवाल यही है कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा और हमारे साथ कुछ लोग हैं और ये अपने आप को बता रहे कि नेशनल प्रेयर। आप कौन करते हैं सर? आप किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप? नहीं, आप किसे देखते हैं? बारे में हम नेताओं के बारे में कहेंगे कि नेता भारत में चारों तरफ नेता ही नेता हो गए और इन नेताओं की भीड़ में नेताजी खो गए। क्योंकि हम तो ऐसे इतिहास में पढ़े हैं कि जमी बेच देंगे, आसमां बेच देंगे, ये नेता मुर्दों के कफन बेच देंगे। अगर हम सभी चुप रहे तो ये वतन के नेता वतन बेच देंगे। बिल्कुल देखिए देखो कि काफी नेता लोग आएंगे, चारों तरफ नेता है शराब दे के, लेकिन जनता के बारे में कौन भांग खा के सोई है? नहीं, नेता गलती नहीं है। एक एक करके सबके पास आप भी शांत हो जाइए। एक एक करके सबके पास आएंगे। पहले इनकी सुनिए, हम आपके बाद आएंगे। आपके बोलने को दिया था। गागर में सागर भरने का काम करेंगे। एक कविता छोटी सी हम प्रस्तुत करेंगे कि इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार रे। सबसे पहले अच्छे नेता संसद में भिजवाए जाएं, भ्रष्टाचारी खोज खोज कर जहाजों में बिठाए जाएं, ले जाकर समुद्र बीच बांध कर डुबाए जाए। ये डायलॉग नहीं है, कथनी और करनी है। ये डायलॉग नहीं है सर, ये अंतरात्मा की आवाज है। देखिए लोगों की अपनी राय है प्रधानमंत्री को लेकर। लगातार प्रधानमंत्री को लेकर ये बात कही जाती रही कि पीएम जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ एक विपक्ष समूचा लामबंद होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष लामबंद नहीं हो पाता। कारण राष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिला कि विपक्ष कहता रह गया कि हम लामबंद है, लेकिन एंड टाइम पे विपक्ष पूरी तरह से बिखर गया। और वही हाल 2024 के चुनाव में भी होगा, क्योंकि जिस तरह से अपनी अपनी राग है, अपनी अपनी चाह है और हर कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहता है। मैं चंदन पांडे, कैमरामैन मान के साथ, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।